हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपसे रूबरू हैं। लेकिन आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए कुछ लेके आया हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये चैप्टर मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, इसलिए क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं उसमें बहुत सारी फिजिक्स भी इन्वॉल्व है। और फिजिक्स भी वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स है, लेकिन पढ़ाने में केमिस्ट्री मजा आता है, इसलिए मैं यहाँ पे लेक्चर जो है वो केमिस्ट्री बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री का चैप्टर है तो नाम केमिस्ट्री आना वाजिब था। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब यह है कि ऐसी केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। ये पूरा चैप्टर आपका दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। और अगेन चूंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, इस वजह से इसमें से न्यूमेरिकल्स हर बोर्ड में 100% आते हैं। ठीक है, इनफैक्ट एंट्रेंस एग्जाम्स में भी जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें अगेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। घबराने की जरूरत है नहीं, मैं तो हूं ही, आपको हर वैरायटी के न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करवा दूंगा। आप बढ़िया से एक एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा और उसके बाद लग जाइएगा। फर्दर जितने भी न्यूमेरिकल्स है सॉल्व करिएगा और जैसे आप पूछते आ रहे हैं क्वेश्चंस वैसे ही पूछते रहिएगा। बहुत सिंपल है प्रोसेस, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खैर, अब बोर्ड पे देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे मैंने कहा दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वो दो मेजर पार्ट्स हैं, दो वैरायटीज ऑफ सेल्स। पहला जो वैरायटी ऑफ सेल है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और जो दूसरी वैरायटी ऑफ सेल है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, लगभग क्लास 7th 8th से इलेक्ट्रोलिसिस का एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं ना कहीं मेंशन पाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों टाइप्स ऑफ सेल्स में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस की वजह से ही ये दोनों सेल्स को हमको पढ़ना पड़ता है। इनका मैकेनिज्म डिफरेंट है और मैकेनिज्म डिफरेंट होने की वजह से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूले आते हैं वो भी डिफरेंट है। ठीक है, समझिएगा और एंजॉय करिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, electrochemical cell is that cell which converts chemical energy to electrical energy। यानी इस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कहने का मतलब यह है। और वहीं अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस में आप एक्सटर्नल सर्किट जोड़ते हैं, दो इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं, सेम कंटेनर होता है और उसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन होता है। यही तो होता है। तो वही चीज डेफिनेशन में कैसे होगी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज दैट सेल इन विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये अक्सर बोर्ड्स में फिल इन दी ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सेल विच डैश टू डैश, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज अ सेल विच डैश टू डैश। जनरली ये बोर्ड्स में एमसीक्यूज में फिल इन दी ब्लैंक्स में आता है। अब तो सीबीएसई बोर्ड ने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, तो अब उसमें भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आने की बहुत संभावनाएं होती हैं और बच्चे भी चूंकि इसमें कंफ्यूजन कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि किस में क्या था, तो इस चीज को, इस फोटो को एकदम अपने दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, सारा कॉन्टेक्स्ट इस चैप्टर का यहीं से शुरुआत होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो वैरायटी हम पढ़ते हैं उसके 3 सिनोनिमिक नाम से। पहला गैल्वेनिक सेल, दूसरा वोल्टाइक सेल या तीसरा उसका नाम है डैनियल सेल। अगर आप इस सेल को देखें जो एक कन्वेंशनल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक कन्वेंशनल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 कंटेनर्स हैं। ठीक है, उस कंटेनर्स में 2 इलेक्ट्रोड्स हमने लिए हैं। इलेक्ट्रोड्स को हमने नॉर्मल एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा हुआ है। ठीक है, और दोनों इंडिविजुअल कंटेनर्स में हमने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस यूज कर रहे हैं। एक यू ट्यूब इन्वर्टेड फॉर्मेट में आप देख रहे होंगे हमने और अटैच की हुई है। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब को हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल बढ़िया से डिमार्केटेड है, मार्क्ड है, लेबल्ड है इस पर्टिकुलर डायग्राम में।
अब हर इंडिविजुअल एस्पेक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड कंटेनर में देखें, हमने जो इलेक्ट्रोड यूज किया है वो इलेक्ट्रोड है जिंक का इलेक्ट्रोड। जिंक का इलेक्ट्रोड यहां पर एनोड की तरह फंक्शन करता है। हम ये सब जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस का मतलब यह है कि वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में आपका जो रिएक्शन होगा वो होगा जिंक गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस एनोड पर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप आरएचएस कंटेनर पे आए, इस कंटेनर में हमने जो इलेक्ट्रोड यूज किया है वो कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया है। जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है वो कॉपर सल्फेट यूज किया है। और यहां पर जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड एज कैथोड बिहेव कर रहा है। अब कैथोड पे जनरली रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहां पे अगर हम रिएक्शन को लिखें तो ये रिएक्शन Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेट्स कन्वर्टेड टू कॉपर। तो यहां पे ये रिएक्शन हो रही है रिडक्शन। तो इन टोटल जो रिएक्शन यहां पे हो रही है उसमें हम ले रहे हैं जिंक प्लस कॉपर आयंस गिव्स जिंक आयंस प्लस कॉपर। ऐसी रिएक्शंस में जिसमें कि हम दो हाफ रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। ये टर्म आप पढ़ चुके हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। दोनों को हमने ऐड किया तो अल्टीमेटली ये सेल जो है ये इस रिएक्शन के मुताबिक काम करता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है। अगर आपने इस सेल को नोटिस किया हो, आपने जो सेल पढ़ा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, चूंकि वही सेल आपने बचपन से पढ़ा है, तो हमेशा आपको यही बात सिखाई गई है कि एनोड हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। हमेशा यही बताया गया। लेकिन यहां पे आप कन्वेंशन से देखिए हम लोग हट गए। यहां पे मैंने एनोड को नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिखा है और कैथोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिखा है। क्यों? यहां पर आप देखिए रीजन इसका यह है कि जिंक जो है वो जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। जिंक आयंस में कन्वर्ट होने की वजह से यहां पे लूज इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये वाला इलेक्ट्रोड जो है ये इलेक्ट्रोड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रोड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से इसको हमने नेगेटिव की तरह यूज किया है। यहां पे आइए, इस इलेक्ट्रोड पे यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स हम कम कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पे। तो चूंकि हम इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स कम कर रहे हैं, इसीलिए यहां पे कैथोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। और क्लास 10 का चैप्टर याद करिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है? जो भी करंट फ्लो करती है किसी भी मॉडल में, उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। यही चीज पढ़ी है फिजिक्स में, वही चीज यहां समझिए। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड जाते हैं इस सेल में, तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगी? कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेगी। तो अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम द जिंक हाफ सेल। ये हाफ सेल कहलाता है। दो हाफ सेल मिला के हमने एक कंप्लीट सेल बनाया। तो द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द जिंक हाफ सेल टू द कॉपर हाफ सेल, whereas the current flows from the copper half cell to the zinc half cell। जैसे मैंने आपको बताया, ये रिडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ठीक है, यहां तक तो बढ़िया चल रहा है एकदम। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, फिजिक्स के प्रिंसिपल के हिसाब से हम दो इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दें एक्सटर्नल सर्किट से, करंट फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। वेरी सिंपल। लेकिन यहां पे हमने एक एक्स्ट्रा इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाया है। ठीक है, यू ट्यूब मतलब यू शेप ट्यूब। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो इस यू ट्यूब में
जिसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। आप ये देख रहे हैं मैंने डॉट से कुछ रिप्रेजेंट किया है। ये डॉट जो है ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि भरा गया है पेस्ट फॉर्म में। अब इसका पेस्ट कैसे बनाते हैं, जैसे हम ले सकते हैं KCl ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, इस टाइप के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम पेस्ट बनाते हैं जेलेटिन में या अगर अगर में, ठीक है। और इसमें भरने के बाद पेस्ट बनाने का रीजन ही यही है कि अगर हम इसको उलट रहे हैं तो कोई भी चीज ऑटोमेटिकली अंदर फॉल ना करे और सॉल्यूशंस में मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो पेस्ट फॉर्मेट में दोनों एंड्स जो यूट्यूब के हैं उनको हम कॉटन ब्लॉब से सील कर देते हैं। रीजन बीइंग कि हम ये नहीं चाहते हैं कि अंदर का इलेक्ट्रोलाइट और बाहर का इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, ठीक है। तो यहां पे सॉल्ट ब्रिज ये काम है। अब ये क्या कर रहा है इस केस पे, पहली चीज अगर आप यहां से देखें तो सर्किट कंप्लीशन में ये हेल्प कर रहा है, यानी ये फ्लो ऑफ आयंस के लिए एक कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा है। यहां पे फ्लो ऑफ आयंस के लिए कनेक्टिविटी क्रिएट कर रहा है। दूसरी चीज, ये दोनों कंटेनर्स में आपके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी तो सेल काम करना बंद कर देगा, ठीक है। अब ये दो काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्ट ब्रिज के ऊपर, जो बोर्ड्स में, एंट्रेंस में, कहीं पे भी रीजनिंग के फॉर्मेट में पूछा जाता है। व्हाई इज अ सॉल्ट ब्रिज यूज, इतना सिंपल क्वेश्चन से और अलग अलग फॉर्मेट्स में इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, सेकेंडली इट हेल्प्स इन फ्लो ऑफ आयंस एंड कंप्लीट्स द सर्किट। अब अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो क्या होगा? अगर कोई कहता है कि हम सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाना चाहते हैं, मत लगाइए, सेल थोड़ी देर काम करेगा उसके बाद बंद हो जाएगा। अब होता क्या है ऐसा जो सेल काम करना बंद कर देता है? सॉल्ट ब्रिज में जो मैंने आपको चीज बताई क्या है, आपने पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट यहां पे सोल्यूशन में यूज किया है। देखिए होता क्या है, पहला रिएक्शन यहां पे क्या हो रहा है, जिंक जो है वो जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहां पे कॉपर आयंस जो है वो न्यूट्रलाइज होकर कॉपर के फॉर्मेट में बन के कैथोड पे डिपॉजिट होता रहेगा। सिंपल जो प्रोसेस होता है वो होता है। अब होता क्या है कि अगर मैं सॉल्ट ब्रिज को यूज ना करूं तो यहां पे सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस ये प्रोसेस की वजह से जिंक आयन सोल्यूशन में बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं होंगे। तो सोल्यूशन में यहां पे जिंक आयंस बनते जाएंगे, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं वो फ्लो करते जाएंगे दूसरे कंपार्टमेंट में। तो यहां पे अक्यूमुलेट क्या हो जाएगा, जिंक आयंस। सिमिलरली यहां पे कॉपर आयंस तो डिस्चार्ज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन सोल्यूशन में क्या बचेगा, सल्फेट आयंस। तो इसका मतलब है यहां पे कौन से आयंस अक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे, सल्फेट आयंस अक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें जिंक आयंस अक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसमें सल्फेट आयंस अक्यूमुलेट हो रहे हैं। बियॉन्ड अ पॉइंट यहां पे इतने ज्यादा जिंक आयंस हो जाएंगे क्योंकि वो यूज नहीं हो रहे हैं, तो यहां से करंट फ्लो होना जो है वो स्टॉप हो जाएगी। यहां पे अक्यूमुलेशन हो जाएगा जिंक आयंस का, यहां अक्यूमुलेशन हो जाएगा सल्फेट आयंस का। इतने अक्यूमुलेशन के बाद करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगी। तो अगर करंट फ्लो होना स्टॉप हो गई तो सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो अब आप ये कहेंगे फिर सॉल्ट ब्रिज ने क्या कमाल कर दिया? अब समझिए क्या कमाल करा। सॉल्ट ब्रिज के अंदर पोटेशियम क्लोराइड था। जैसे ही यहां पे जिंक आयंस बढ़ने शुरू होते हैं, वैसे ही इस पर्टिकुलर यूट्यूब से जितने भी क्लोराइड आयंस हैं वो सोल्यूशन में आ जाते हैं। यहां से जब वो सोल्यूशन में यहां से आ जाते हैं तो जितने भी एक्सेस जिंक आयंस हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो न्यूट्रलाइज करने से जिंक आयंस जो है वो अक्यूमुलेट नहीं होते। सिमिलरली यहां पे सल्फेट आयंस अक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसमें से पोटेशियम आयंस इसमें जाएंगे। पोटेशियम आयंस जो है वो सल्फेट आयंस को न्यूट्रलाइज करके पोटेशियम सल्फेट बना देंगे, तो सल्फेट आयंस भी अक्यूमुलेट नहीं होते, जिसकी वजह से सेल जो है वो कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। इस वजह से सॉल्ट ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्लास 10 में आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर था
उसमें आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई गई थी, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो क्लास 10 में पढ़ाई गई थी वो आपको शुरुआत करी थी पोटेशियम से, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आप देखेंगे, आप पन्ने पलटिएगा, ठीक है, जो क्लास 10 में पढ़ा है, क्लास 12 में आपको विद पोटेंशियल्स गिवन है। तो जब आप उस पन्नों को पलटेंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि उस सीरीज में जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर लाई करता है, ठीक है। अगर हम दोनों के पोटेंशियल्स को सम करें तो टोटल पोटेंशियल जिंक कॉपर सेल का जो आता है वो आता है +1.1 वोल्ट्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर उस पर्टिकुलर सेल का पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो इसका मतलब सेल जो है वो फंक्शन करेगा और उसमें जो रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। स्पॉन्टेनियस वर्ड, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है तुरंत। क्लास 11th याद रखिए, थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें एक था सेकेंड लॉ, ये क्या कहता था कि हम स्पॉन्टेनिटी को कैसे डिफाइन करें। स्पॉन्टेनिटी का मतलब है रिएक्शन की फिजिबिलिटी को कैसे डिफाइन करें। वही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहां पे भी हो रहा है। तो यहां पे भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको आनी चाहिए। इसीलिए हम टीचर्स बार बार आपको समझाते हैं कि क्लास 11th का जो टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है, उसको भूलना नहीं है, क्योंकि 12th में कई जगह उसके कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो यहां पे भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है जो रिएक्शन फिजिबल है, यानी काम, सेल काम करेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब सेल अपना नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस सेल में एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम का लगाता हूं, समझिएगा चीज को, अगर मैं इस सर्किट को एक एक्सटर्नल सेल से जोड़ दूं और वहां से मैं 1.1 वोल्ट से कम का आपको वोल्टेज लगाता हूं, तो ये वाला सेल जो है ये कंटिन्यूअसली अपना काम करता रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो पोटेंशियल है एक्सटर्नल का वो 1.1 वोल्ट से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वोल्टेज ज्यादा है, तो ये सेल काम करता रहेगा। जब वो एक्सटर्नल सेल 1.1 वोल्ट एग्जैक्ट आप यूज करेंगे तो इस सेल का भी वोल्टेज जो है ये 1.1 वोल्ट है। दोनों में अपोजिंग फोर्सेस हो जाएंगे। जब दोनों में अपोजिंग फोर्सेस हो जाएंगे तो सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा, सेल स्टॉप हो जाएगा। दोनों 1.1 वोल्ट है, 1.1 वोल्ट दोनों हो जाएंगे तो दोनों फोर्सेस जो है वो अपोजिट हो गए, दोनों फोर्सेस अपोजिट हो गए, सेल ने काम करना बंद कर दिया। तीसरे केस में अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा का अपोजिंग है, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये पूरा का पूरा उल्टा काम करने लगेगा। यानी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह फंक्शन करने के बजाय ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगा। एनसीईआरटी की क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में ये इन डिटेल दिया गया है, जो मैंने आपको बात बताई है। आईएससी बोर्ड की बुक में इतने डिटेल में नहीं है, लेकिन सीबीएसई एनसीईआरटी में ये बहुत डिटेल में, और इसमें से अक्सर क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर केस पे ध्यान दें। इस कॉन्सेप्ट पे एंट्रेंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है जहां तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फंक्शनिंग का सवाल है। जो सेल मैंने एज अ डायग्राम पिछली स्लाइड में बनाया है, उसको जब हम पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, और यही चीज न्यूमेरिकल्स में पूछी जाती है, क्लास 12 बोर्ड्स में ये क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, 100% ही क्वेश्चन आएगा जिसमें सेल रिप्रेजेंटेशन की भी बात होगी। अब ये अलग बात है कि क्वेश्चन में कई बार दिया जाता है, कई बार नहीं दिया जाता है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो अब कॉन्सेप्ट समझिए कि हम उस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इधर देखिए एलएचएस में ये डबल लाइन के बगल में आप एक देख रहे हैं Zn2+। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे यह समझ में आ रहा है कि जिंक मेटल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक आयन में। यानी हम यहां पे कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को, ठीक है। इसीलिए आपके एलएचएस कंपार्टमेंट में जैसे आपने डायग्राम में बनाया था, वैसे ही यहां पे आप एनोड की रिएक्शन को लिखेंगे। अब जब क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन में जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो Zn Zn2+ यानी आयनिक फॉर्म पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है,
और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी आ सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब यहां पे Zn2+ की जगह ZnSO4 लिखा है, ठीक है। चूंकि हमने वहां पे स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन किया था, यानी जो मैंने 1.1 वोल्ट बताया था वो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस है, इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन यहां पे जो मैंने लिखी है उस सोल्यूशन की वो मैंने 1 मोलर लिखी है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि जब आप लिख रहे हो रिप्रेजेंटेशन तो आपको आयंस का कॉन्सेंट्रेशन भी लिखना होगा और वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, कि इस कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा जब आप रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये आपको लिखना है। तो क्या आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइंस हमने ड्रॉ करी है, लाइंस देखे कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? जब हम YouTube में अपना टाइटल डालते हैं तो हम ऐसे ही वर्टिकल लाइंस, डबल वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन डाल डाल के ही अपने मैटर को समझाते हैं। वही चीज है, उस तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिए, उस तरह से रिलेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे हमने वही काम किया है। ये जो डबल लाइन हमने बीच में बनाई है, ये डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को, ठीक है। तो ये सॉल्ट ब्रिज है। अब सॉल्ट ब्रिज ने कनेक्टिविटी कर दी किसके किसके बीच में? एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट के बीच में। तो अब कैथोड पे आइए। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो रिडक्शन का जब प्रोसेस हो रहा है तो यहां पे आप आयन से मेटालिक फॉर्म में जा रहे हैं। अगेन यहां पे आप CuSO4 भी लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों रिप्रेजेंटेशंस सही है। तो यहां पे एक Cu2+ 2Cu, यानी आपका यहां पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अगेन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, यहां पे कैथोडिक है। तो पूरा जो आपने सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन किया है, वो उसका रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, पढ़िए। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हाफ सेल क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कहां से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का रिप्रेजेंटेशन आता है, कैसे उसका यूसेज होता है। ये सारी बातें मेरे अगले लेक्चर्स का वेट करिए। टिल देन सी यू। ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा है, देखिए ऊपर, वहां पे क्वेश्चंस भेजना मत भूलिएगा। एंड डेफिनेटली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।